Right. Hello everyone. Hello everyone. Good evening all of you. जो भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप लोगों को मेरी जो आवाज है वो प्रॉपरली आ रही है और एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारा जो जैसा मेरा इंटरेक्शन हुआ राघव सर के साथ में, तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ऑलराइट, ऑलराइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑलराइट, तो आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में। राइट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में कि जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट किया है, रिसेंटली कंप्लीट किया है, उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट किया था उसमें एक पार्ट जो है वहां पर रहने दिया गया और वो पार्ट था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो, और वही है डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर वहीं पे एकदम समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का शुरुआत जो है, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ही करेंगे। डोंट वरी, राघव सर जो है आपको ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या मोस्ट प्रोबेबली उसके नेक्स्ट क्लास में। वो शायद बीमार है, उनकी तबीयत खराब है शायद, ड्यू टू कोविड जो है वो अभी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा जो गैप है वो चल रहा था। तो कोई बात नहीं, तब तक हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तब तक हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ा लेते हैं। राइट, बहुत सारे बच्चे मुझे वो भी नजर आ रहे हैं जो लाइव क्लास में जेई में भी जो है चैट में नजर आते हैं, वो वाले बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ऑल राइट, ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर की बेटा नीड रहेगी थोड़ी सी कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना आना चाहिए बस, और थोड़ी सी नीड रहेगी आपके ज्योमेट्री की। राइट, थोड़ी सी नीड रहेगी आपकी ज्योमेट्री की। तो चैप्टर को जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम कहां से? डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल छोटा चैप्टर है, इसमें चैप्टर में दो पार्ट है जिसमें से एक पार्ट तो आपका डिलीट कर दिया गया है, और जो दूसरा पार्ट है वो वही एक पार्ट है जो आपके सिलेबस में है। राइट, एंड डोंट यू वरी अबाउट दैट, राघव सर विल ज्वाइन यू गाइज बैक। बस उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट कनिष्का, एंड just for a few lectures I will be there, right? कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके अभिषेक ने पूछा कहीं ये चैप्टर आपके आरबीएससी में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जेई में तो है, जेई में फायदा हो जाएगा इस चैप्टर का। हालांकि ये जो चैप्टर है जब 12 की सीरीज आएगी तो वहां पे ही पढ़ेंगे। चलिए बहरहाल हम शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है हमें क्या देता है? जब हम एक कर्व का दो लिमिट के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वहां से क्या मिल रहा है हमें, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने सीख लिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हमने सीख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा उसको छोटा कर दे प्रॉपर्टीज का यूज करके, वहां तक हमारी सारी बातचीत हो गई जो राघव सर से आपकी बातचीत हुई। लेकिन एक जो चीज वहां पर जानना जरूरी है आपके लिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए सपोज मेरे पास एक कर्व है, सपोज ये मेरे पास एक कर्व है y इक्वल्स एफ एक्स, और y इक्वल्स एफ एक्स का मैंने लिमिट a टू b डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया। अब वो जो भी आएगा, राइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया, तो वो मैथमेटिकली सॉल्व करना तो आपको अच्छे से आता है, लेकिन उससे जो रिजल्ट आपको मिला वो एक्चुअल में क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग ये है कि y बराबर एफ एक्स, y इक्वल्स एफ एक्स, ये कर्व, एंड
ये जो लिमिट्स आपको दे रखी है, ये जो लिमिट्स आपको यहां पर दे रखी है, दिस इज x इक्वल्स तो y इक्वल्स एफ x इक्वल्स a, x इक्वल्स b एंड x एक्सिस, इन चारों के बीच में बाउंडेड एरिया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड एरिया। तो y इक्वल्स एफ का ग्राफ ये है, सपोज दिस इज x इक्वल्स a, दिस इज x इक्वल्स b। आई रिपीट y इक्वल्स y बराबर एफ x इक्वल्स a, x इक्वल्स b, और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसका एल्जेब्रिक सम क्यों यूज कर रहा हूं, मैंने यूज नहीं किया था, लेकिन वो आगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर उस वर्ड का मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस भी आपको पता लगेगा। तो एल्जेब्रिक सम जो होगा उस पूरे एरिया का, जैसे यहां पर हमें नजर आ रहा है x इक्वल्स a, x इक्वल्स b, y इक्वल्स एफ एक्स, और x एक्सिस के बीच में जो मेरा एरिया बाउंडेड है वो ये वाला एरिया है। अच्छा सर, इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा था तो मुझे ये एरिया मिल रहा था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही समझे आप, ये एरिया आपको मिल रहा था। तो यहां से जो रिजल्ट आपको निकल रहा था, जो कि एक कांस्टेंट निकलता है हमेशा, जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल रही थी वो एक्चुअल में ये वाला एरिया है। और इस चैप्टर में करना क्या है, हमें इस चैप्टर में यही करना है कि आपको किसी कर्व के बाउंडेड एरिया निकालना है। इसका मतलब सर यहां पर हमें ये एरिया पूछा जाएगा, तो क्या मैं उसको इन दोनों लिमिट्स के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या वो एरिया मिल जाएगा? बिल्कुल, वो एरिया आपको मिल जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। तो जब आप किसी भी कर्व का दो लिमिट्स के बीच में विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई, जब आप वो इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है आपको? वहां से मिलता है आपको एरिया या उसका एल्जेब्रिक सम। अच्छा, तो सर यहां पर एक चीज ये समझ में नहीं है कि आपने एक्स एक्सिस ही क्यों बोला, वाई एक्सिस क्यों नहीं बोला? बेटा देखो, डी एक्स अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इंटीग्रेट, तो एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया, इसका मतलब सर वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर ये कर्व ऐसे होता, देखो अगर ये कर्व ऐसे होता, इस तरीके से होता, मान लो अभी भी ये y इक्वल्स एफ एक्स ही है, कोई दूसरा कर्व मान लो, y इक्वल्स जी एक्स मान लो, y इक्वल्स जी एक्स मान लिया मैंने, x, दिस इज y। तो यहां पर ये दो लाइन, तो यहां पर सर क्या होता फिर? अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो सर फिर क्या चेंज क्या आता? इंटीग्रेशन कैसे होता? तो बेटा जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो यहां पर dy लिखा रहता, तो dy जब दिखेगा इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एरिया निकाल रहे। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? अरे हाँ या ना बोलो यार। अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy कर रहे हैं, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया आएगा, तो वहां पर फिर लिमिट्स भी, ये जो आपकी लिमिट्स है ये भी y की आएगी फिर। अच्छा, इसका मतलब सर dx लिखा है तो x की लिमिट और dy लिखा है तो y की लिमिट, यही कहना चाह रहे हैं सर आप? बिल्कुल सही, यही है। तो dy लिखा है, इसका मतलब एरिया जो है y एक्सिस के अबाउट निकाला जा रहा है, y एक्सिस से बाउंडेड निकाला जा रहा है, तो वहां पर लिमिट जो है y की आएगी। अच्छा ठीक है सर, फिर यहां क्या आएगा सर? यहां पर क्या आएगा? यहां क्या होगा? तो बेटा यहां पर x में कोई फंक्शन या x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू, ठीक है? तो यहां पर कोई भी फंक्शन y में होगा और वो यहीं से निकाला गया होगा। अच्छा, तो सर ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे एरिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है या विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस? भाई जहां से इजी रहेगा ना, जहां से इजी रहेगा मैं तो उस रास्ते से चल जाऊंगा। अगर मुझे इजी लग रहा है कि एक्स एक्सिस के बाउंडेड एरिया निकालना है तो मैं वैसे कर लूंगा, अगर मुझे इजी लग रहा है कि वाई एक्सिस के बाउंडेड एरिया निकालना है तो मैं वैसे कर लूंगा। अब देखिए, कोई भी कर्व आपको दे रखा है, कोई भी कर्व, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सुनना ध्यान से। सिंपल सा एग्जांपल है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने। अगर सुनना ध्यान से, अगर मैं x एक्सिस के बाउंडेड एरिया निकाल रहा हूं तो फिर y की एज इट इज वैल्यू पुट कर दूंगा, मतलब यहां पर कुछ लिमिट रहेगी, यहां कुछ लिमिट रहेगी, y की वैल्यू जो भी दे रखी है एक्स स्क्वायर और dx आ जाएगा। लेकिन अगर इसी कर्व में मैं y एक्सिस के बाउंडेड एरिया निकालना चाह रहा हूं कि सर सेम कर्व, यही कर्व हो लेकिन y एक्सिस से बाउंडेड एरिया,
तो क्या एक ही कर्व में ऐसा कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन वहां पर क्या होगा, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो y की लिमिट रहेगी, यहां पर लिमिट y की रहेगी y1 से y2, और यहां आ जाएगा आपका dy। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहां से आपको x निकालना पड़ेगा, यहां से आपको x निकालना पड़ेगा, जैसे रूट y, तो रूट y dy। बात समझ में आई नहीं है ये वाली? तो एक ही कर्व, सेम कर्व है मेरे पास, सेम कर्व है, तो उसका, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, हर केस में पॉसिबल नहीं है। सेम कर्व है तो उसका एरिया मैं अबाउट एक्स एक्सिस भी निकाल सकता हूं, अबाउट वाई एक्सिस भी, लेकिन हर कर्व में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जैसी नीड होगी, मैं वैसे उस हिसाब से करूंगा। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे पहली बात, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, अगर मुझे एरिया निकालना है किसी भी कर्व के बाउंडेड, जो कि इस चैप्टर का नाम है ना, एरिया निकालना है किसी भी कर्व का बाउंडेड एरिया, तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरा, एरिया जो है दो तरीके से निकल सकता है। आप एक कर्व का एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो, एक कर्व का एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालेंगे तो डीएक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर डीएक्स आएगा तो एक्स की लिमिट आएगी, यहां से समझो, डीएक्स को पकड़ो, डीएक्स को पकड़ो, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसको पकड़ो। तो डीएक्स तो एक्स की लिमिट आएगी, एक्स की लिमिट आएगी तो यहां पर y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू आएगी x की फॉर्म में, कुछ ना कुछ x का एक्सप्रेशन होगा। बात समझ में आएगी आपको? ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर मुझे सहूलियत है, मुझे इजी पड़ रहा है कि y एक्सिस के अबाउट एरिया अगर मैं निकाल लूं, तो फिर यहां पर dy आएगा, dy आएगा तो y की लिमिट आएगी, y की लिमिट आएगी तो यहां पर y की फॉर्म में वैल्यू आएगी। जैसे मैंने यहां पर निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है, तो y की फॉर्म में वैल्यू आ गई। अच्छा, तो यहां से जो आपको एरिया मिलेगा वो ये वाला एरिया मिल जाएगा, area bounded between that curve from y बराबर a to y बराबर b and y axis, area bounded between the curve from y बराबर a to y बराबर b and with respect to y axis। अच्छा, ठीक है सर। तो यहां पर वापस से मैं सबसे पहली स्लाइड पे आता हूं। यहां पर मैंने ये लिखा था, कंसीडर फंक्शन y बराबर एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स आपके सामने कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर आप x बराबर a से x बराबर b में डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दिस गिव्स द एरिया बिटवीन द कर्व एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लिमिट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स b। तो x इक्वल्स a, x इक्वल्स b, वो कर्व और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया, ये आपको यहां से ये मिलेगा। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। दैट मीन्स, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन करता हूं 0 से π/2, साइन का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं 0 से π/2, सुनना ध्यान से, साइनस का ग्राफ सभी को पता है? कितने लोगों को साइनस का ग्राफ नहीं पता है? सबको साइनस का ग्राफ आता है, अच्छे से आता है, क्लियरली आता है। तो अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से π/2, तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा भाई, साइनस का ग्राफ ड्रॉ कर दो फटाफट से। सर साइनस का ग्राफ ऐसे होता है, वेव चलती है ना, वैसे होता है। ये साइनस का ग्राफ ऐसे होता है, सबको पता है, सबको याद है अच्छे से, क्लियर है भाई? हाँ भाई, क्लियर है ना? अच्छा, तो यहां पर ये 0 है, ये पाई है, यहां कहीं पर होगा π/2। तो अगर आप 0 से π/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन, तो यहां पर अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम तो इंटीग्रेशन कर देते थे। सर फॉर्मूला याद है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस cos x किया, अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, आंसर आ गया। तो वो जो आंसर आता था, वो जो कांस्टेंट वैल्यू आती थी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो आपको ये जो वैल्यू है ये मिल जाएगी, और वो कितना मिलेगी? यहां से हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। नाउ दिस ज्योमेट्रिकल मीनिंग will be used in this chapter completely. This chapter completely based on this concept or this geometrical meaning of definite integration. यहां तक क्लियर है सबको भाई? फटाफट से हाँ या ना बोल दो यार, फटाफट से हाँ या ना बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। अभिषेक, आकाश, आयुष, नवनीत, धीरेन्द्र। धीरेन्द्र बेटा, मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है।
अभी तक सर हमने ये बात की है। ऑलराइट, चलें आगे, चलूं आगे बढ़ूं। ग्रीन सिग्नल एकदम कड़क, यहां तक कड़क एकदम बिल्कुल सही। निशांत ने बता भी दिया, इसका आंसर जो है 1 आएगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है इज 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या है और क्या, मतलब ठीक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया, क्या सिर्फ इतना ही करना है, ये एरिया निकाल लिया और काम खत्म हो गया? नहीं, यहां पर अब सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो क्या, कि सर यहां पर आपने एग्जांपल ऐसे लिए जिनमें बहुत ही इजी वाला कर्व बन रहा था, लेकिन सर कर्व ऐसा आ गया मेरे सामने, ऐसा कर्व आ गया कि सर मुझे पता ही नहीं है कि कर्व बनेगा कैसे। तो अगर मैं कर्व ही नहीं बना पाऊंगा तो सॉल्व कैसे करूंगा? तो सबसे ज्यादा जो डाउट इस चैप्टर में किसी बच्चे को आता है तो वो यही आता है कि जब तक मैं ये ग्राफ ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा, तो मुझे कैसे पता लगे कि कौन सा एरिया निकालना था, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा एरिया निकालना था? तो यहां पर कुछ बेसिक ग्राफ आपको पता होने चाहिए, यहां पर कुछ बेसिक ग्राफ आपको पता होने चाहिए। जब तक वो नहीं पता होंगे चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे कर्व्स को? क्या एक बार सारे कर्व्स को रिवाइज कर लें, या बेसिक कर्व आपको आते हैं? बता दीजिए फटाफट से, मैं रिवाइज करवाऊं कि आप लोगों को आते हैं? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन से उस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना, उसके बाद पैराबोला ड्रॉ करना, उसके बाद एलिप्स ड्रॉ करना, रेडियस इंटीरियर, मॉडुलस फंक्शन। क्या इन सभी के बेसिक ग्राफ आप सभी को आते हैं? ये सोच के मैं आगे बढ़ जाऊं या एक बार रिवाइज कर लें सबको? फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई, कमेंट करके बता दो फटाफट से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ भाई, बिल्कुल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, रिवाइज सबका जवाब आ गया, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो आपको पता होना चाहिए वो है बेसिक ग्राफ। बेसिक कर्व आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, राइट। अब स्ट्रेट लाइन में पहला देखें आप, स्ट्रेट लाइन में पहला देखें, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना बड़ा ही आसान है। x बराबर 0 करो, y निकालो, y बराबर 0 करो, x निकालो, दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दो। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है कि 3x प्लस 2y इक्वल 6। ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल 6 मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है। सर ड्रॉ कैसे करूं इसको? ऐसा कोई तरीका बताओ जो ड्रॉ कर लूं इसको। कुछ नहीं बेटा, तुरंत इसमें x बराबर 0 डालो, y निकालो। बचपन में किया करते थे सर, ये तो आपने बचपन याद दिला दिया बेटा। सारे चैप्टर में आजकल यही हो रहा है, हम बचपन में खो जा रहे हैं, वापस फ्लैशबैक में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लैश मेमोरी में रहता है ना ये चीज, बस उसी को थोड़ा मार के जगाना है उसको। तो x बराबर 0 गया, y कितना आ गया 3, अरे y बराबर 0 गया, बोलो ना x कितना आ जाएगा, x का आ जाएगा 2। यहां से पॉइंट क्या मिला 0,3, यहां से क्या पॉइंट मिला 2,0, दोनों को मिला दूं क्या, ज्वाइन कर दूं क्या, दोनों को कर दूं क्या? ये आपका पॉइंट 2,0, ये आपका पॉइंट 0,3। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये हो जाएगी 2। ये लेंथ कितनी है, जाएगी 3। क्या ठीक है सर, ये तो आता था सर, यहां तक तो सर कहानी पता थी। क्या ये बेसिक? अब अगर मेरे पास इसमें या तो x वाली टर्म ही ना हो या y वाली टर्म ही ना हो, तो क्या करूंगा सर मैं? मतलब कि ऐसा है कि x बराबर समथिंग या y बराबर समथिंग, या तीसरा सर बता दो आप ax बराबर by। अच्छा, तो देखिए x बराबर समथिंग, x बराबर समथिंग वाली जो लाइन है ये हमेशा वर्टिकल लाइन बनती है। ये लाइन बनेगी आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये लाइन बनेगी वर्टिकल लाइन। तो x बराबर k, इस तरह की लाइन बनेगी। अब ये k पर डिपेंड करेगा। आप बोलेंगे सर ये आपने इधर ही क्यों बनाई, ये तो लेफ्ट में भी हो सकती थी ना। वो k पे डिपेंड करेगा। अगर आपका k पॉजिटिव है, जैसे x बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
तो x बराबर 1 का मतलब है कि 1 पॉइंट ढूंढो और स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दो। x बराबर 2 है तो 2 वाला पॉइंट देखो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, लेकिन अगर ये k नेगेटिव हुआ, x बराबर -2 -1, तो ये लाइन इस तरह बन जाएगी, लेकिन बनेगी वर्टिकल, है ना, बनेगी वर्टिकल। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद y बराबर के, अब जैसे ये वर्टिकल तो ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल, तो y बराबर के जो लाइन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये लाइन y बराबर के, अगर k पॉजिटिव है तो ऊपर बन जाएगी, और y बराबर के अगर k नेगेटिव है तो नीचे बन जाएगी। तो x बराबर समथिंग, x बराबर कांस्टेंट वर्टिकल लाइन, y बराबर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये क्या है सर, ये देखिए पिछला वाले केस है, यहाँ पर दो केस बनते हैं। ये पिछला वाला केस है, ax प्लस बी वाई बराबर सी थे, वहां पे जो c था वो जीरो हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x की टर्म भी है, y की टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट जीरो हो गया, कांस्टेंट ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर? तो देखिए इसको आप y बराबर में चेंज कर लो, y बराबर a बाई बी एक्स। अब सारा का सारा खेल, पूरा का पूरा खेल जो है डिपेंड कर रहा है a बाई बी पे। सबसे पहले आप ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि y बराबर समथिंग मल्टीप्लाई एक्स, ये लाइन हमेशा 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 ऑरिजिन से पास करेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, y बराबर समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स, जैसे y बराबर एम एक्स, ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है y बराबर एम एक्स, y बराबर एम एक्स। तो ये जो y बराबर एम एक्स वाली लाइन होती है, ये हमेशा ऑरिजिन से पास करती है। अब ऑरिजिन से पास करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, कौन कौन से सर? दो ऑप्शन कौन से सर? या तो ऐसे पास कर दूं, मतलब फर्स्ट से थर्ड में जा रही है, एक लाइन तो ये हो सकती है, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन हो सकता है सेकंड से फोर्थ में जाए, ये भी हो सकता है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ऑप्शन सही है। क्या कोई तीसरा ऑप्शन है क्या? नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही है। तो सर मुझे कैसे पता लगेगा कि y बराबर a बाई बी एक्स है या y बराबर एम एक्स, वॉट एवर यू कैन सी, ये लाइन में ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं? ये डिपेंड करेगा x के कोफिशिएंट पे, ये डिपेंड करेगा x के कोफिशिएंट पे। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर a बाई बी कह लो या m कह लो, अगर ये पॉजिटिव है तो लाइन फर्स्ट से थर्ड में जाएगी भाई, समझ में आएगी नहीं आया? और अगर a बाई बी या m नेगेटिव है, मतलब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये ऐसे जाएगी। बात समझ में आई? मतलब y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर x बाई 2, ये ऐसे बनेगी। y बराबर माइनस एक्स, y बराबर -2x, y बराबर -x बाई 3, ये ऐसे बनेगी। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल लिख देता हूं। y बराबर x ऐसे बनेगी, y बराबर 2x ऐसे बनेगी, y बराबर x बाई 2 ऐसे बनेगी, y बराबर √2x वो भी ऐसे ही बनेगी। अरे कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा ना तो ऐसे ही बनेगी। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, और अगर y बराबर नेगेटिव आए, y बराबर -x, y बराबर -3x, y बराबर -x बाई 3, y बराबर माइनस, x का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ऐसे बनेगी। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? अच्छा सर, स्ट्रेट लाइन का पूरा फंडा क्लियर है। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ आप सर्कल पे, ठीक है? तो दूसरे पे आते हैं, सेकंड आ गया आपका सर्कल, ठीक है? सर्कल सर्कल सर्कल। तो सर्कल में अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें तो सर्कल में हमारे पास दो तरीके के सर्कल आ सकते हैं। पहला सर्कल हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, ये पहला सर्कल। यहां पर जो सेंटर आपका होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वो निकालना आपको आना चाहिए, रेडियस आपको निकालनी आनी चाहिए। इस सर्कल का सेंटर क्या है? इसका अगर आप सेंटर की बात करेंगे तो इसका जो सेंटर है वो 0,0 है, और इसकी जो रेडियाई है या रेडियस है वो, ठीक है बताता हूं अभी। और दूसरा हो सकता है इस तरीके का सर्कल आपको नजर आ जाए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, और इसकी जो रेडियस है क्या होगी, राइट?
ठीक है, तो यहां पर देखें अगर आप x वाली टर्म और y वाली टर्म, जो आपके पास x वाली टर्म है और जो y वाली टर्म है, उसको जब आप 0 के बराबर रखते हैं, वहां से आपको वहां से सेंटर पता लगता है। ये सर्कल का सेंटर निकालने का तरीका होता है। तो इसको मैंने 0 किया तो यहां से x बराबर 0 मिला, इसको 0 किया तो y बराबर 0 मिला, x भी 0 है, y भी 0 है, सर्कल का सेंटर हो गया 0,0। क्लियर? और इसकी रेडियस यहां जो इक्वल टू में लिखा है उसका रूट ले लें, जो इक्वल टू में लिखा है उसका रूट ले लें, मतलब इक्वल टू में जो लिखा रहता है वो रेडियस का स्क्वायर लिखा रहता है। तो यहां पर a का स्क्वायर है तो रेडियस हो गई a। सेम फंडा यहां पे काम करेगा, सेम फंडा यहां पे काम करेगा। इसको अगर मैं 0 करता हूं तो x माइनस एच बराबर 0, तो यहां से x कितना आ गया h। इसको 0 करता हूं तो y माइनस के बराबर 0, यहां से y कितना आ गया k। तो x हो गया h, y हो गया k, आपका सेंटर हो गया h कोमा k, सेंटर हो गया h कोमा k। और इस तरफ जो लिखा है उसका रूट ले लें, इस तरफ जो लिखा है उसका रूट ले लें, a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a, तो आपकी रेडियस हो गई a। तो इसको जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल जो है ऐसा बनता है, इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगी a। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आ सकता है, ये फिर भी नहीं आएगा, ये वाला ज्यादा आएगा। तो यहां पर अगर आप देखें सेंटर 0,0 है, रेडियस a, ये हमने बना दिया। अब ये डिस्टेंस जो है ये इसकी रेडियस है और ये a है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये वाला पॉइंट देखें आप, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a,0, ये डिस्टेंस भी a है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,a, ये डिस्टेंस भी a तो उसी का नेगेटिव माइनस a,0, और ये डिस्टेंस भी है तो इसी का नेगेटिव 0, माइनस a, राइट। इक्वेशन कैसे आई वो नहीं, हमें अभी उस बारे में नहीं देखना, वो हम 11th क्लास में कर चुके हैं। हमें तो उस इक्वेशन की इंफॉर्मेशन, उससे डायग्राम बनाना आना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी आप इक्वेशन आपके सामने, आप तुरंत पहचान लें कि हाँ ये इस कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व ऐसा बनेगा, इसमें ये पॉइंट्स होते हैं, बस बात खत्म। बाकी फिर मैं एरिया देख लूंगा, वो मैं देख लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, ये अगर आता है तो सेंटर 0,0, रेडियस हो जाएगी a, और रेडियस के हिसाब से ये चारों पॉइंट्स आपके सामने a,0, 0,a माइनस a,0, 0, माइनस a। अगर सेंटर h, k है, रेडियस a है, तो भी सर्कल बनेगा, सेंटर कहीं और चला जाएगा, ये आपका सर्कल हो गया। लेकिन अब इसका जो सेंटर है वो कहीं h, k पर होगा, जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करे, जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेट डायग्राम है, अप्रोक्सीमेट डायग्राम है, इसकी रेडियस a हो जाएगी, इसकी रेडियस a हो जाएगी। तो यहां पर तो डायग्राम कुछ भी बन सकता है ना, h, के पे सेंटर होगा, रेडियस इसकी a हो जाएगी, यहां पर कुछ भी बन सकता है। तो ये वाला केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला केस है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास सर्कल के बाद तीसरा आता है, तीसरा जाता है पैराबोला, तीसरा जाता है पैराबोला। तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax, दूसरा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक साथ ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4ax, तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4ay। जानी पहचानी शक्लें लग रही है चारों की, क्या इन्हें कहीं देखा है आपने? क्या इन चारों को कहीं देखा है क्या? बिल्कुल देखा है, 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर था वहां पर देखा था सर, वहां पढ़ा था इनके बारे में। तो बस फटाफट से डायग्राम देख लें इनका। इसका जो डायग्राम बनता है इन सभी केसेस में, इन चारों केसेस में पैराबोला 0,0 से स्टार्ट होता है चारों केस, और किसी एक एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन हो जाता है। अब वो एक्सिस की डायरेक्शन सर कैसे याद रखूं? तो सिंपल सा फंडा है, जो सिंगल डिग्री टर्म है ना उसको पकड़ लो भाई, सिंगल डिग्री टर्म को पकड़ लो। सिंगल डिग्री टर्म से जो एक्सिस बनेगी उसी एक्सिस में, सिंगल डिग्री टर्म की जो एक्सिस बनेगी उसी एक्सिस में ये पैराबोला खुलेगा।
बिल्कुल तहजीब, मुझे कमेंट आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। ऑलराइट, तो यहां पर देखें पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में खुलेगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा पैराबोला। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहां देखें, यहां पर एक्स अभी भी है, सिंगल डिग्री एक्स है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में खुलेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में खुल जाएगा। तो ये पैराबोला कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। चेक दिस इज वाई, दिस इज। अब यहां देखें, यहां देखें नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है हरियर प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं है, इत्तफाकन है ना, इत्तफाकन। इस दुनिया में 7 लोगों का चेहरा जो एक जैसा होता है, दुनिया में 7 लोगों का चेहरा ऐसा एक सेम जैसा मिलता है, तो मेरे अलावा 6 लोग और हैं जिनसे मेरी शक्ल मिलती होगी, तो क्या पता 6 फिजिक्स वाले जो सर है उन 6 में से कोई एक होंगे, तो आई डोंट नो, इत्तेफाकन। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें होती रहती है। चले आगे, आगे देखें, यहां पर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में खुलेगा, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको, 0,0 से स्टार्ट होगा, ऐसा दिखेगा, त्रिशूल की तरह दिखेगा, त्रिशूल, माता जी या भोले शंकर का त्रिशूल ऐसा। और ये वाला जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये नीचे की तरफ खुल जाएगा, तो यहां पर जो आपको पैराबोला दिख रहा होगा, स्पेस कम रह गया, ये वाला जो पैराबोला है ये ऐसा दिखेगा। बस खेल खत्म, इतना ही है, यही याद रखना है बस, इतना ही याद रह जाएगा ना, इतना ही याद रह जाएगा। अप्रोक्सीमेट कर्व बनाना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, अगर आपने वो नहीं बनाया तो फंस जाओगे फिर। ठीक है, वेरी गुड, अगर आपने चारों बना दिए तो ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, अब यहां पर इसके बाद पैराबोला के बाद में हम आ जाते हैं किस पर, पैराबोला के बाद में हम आ जाते हैं फोर्थ वन, एंड दैट इज एलिप्स, दैट इज एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स में हमारे पास 2 तरह के एलिप्स होते हैं। ठीक है सर, कौन कौन से, एक तो ओरिजिनल एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1, और एक दूसरा इसका जुड़वा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। राइट, अब यहां देखें कि सर आपने इक्वेशन दोनों एक जैसी लिखी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्या दिख रहा है क्या? हाँ सर, इसमें बी बड़ा लिखा है, इसमें आपने बी छोटा लिखा है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है कोई, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मैंने लिखा ही नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर ए बड़ा होता है बी से, और यहां पर अगर ए छोटा है बी से, तो अगर ए बड़ा, सर ए क्या है, एक्स स्क्वायर के नीचे जो लिखा है उसका रूट ए है, तो अगर ए बड़ा है बी से, मतलब ये वाला कांस्टेंट इससे बड़ा है, या फिर ये वाला कांस्टेंट इससे छोटा है, तो बस वही डिफरेंस। तो अगर ऐसा है ए बड़ा है बी से, तो ये हॉरिजॉन्टल, तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि ये चारों पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो जो ए है, दोनों ही फिगर के लिए सेम है, ये जो ए है, यहां से एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा है उसका जब आप रूट लेंगे, जब आप रूट लेंगे तो यहां से ये दोनों पॉइंट आएंगे, तो एक स्क्वायर का अगर मैं रूट लेता हूं तो यहां मिलेगा ए, तो ये a,0 और ये -a,0। आई रिपीट, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है उसका जब हम रूट लेंगे वहां से a मिलेगा, तो दिस इज a,0, दिस इज -a,0। वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा है, जो नंबर वाई स्क्वायर के नीचे लिखा है उसका जब आप रूट लेंगे तो वहां से b मिलेगा, तो दिस इज 0, b एंड दिस इज 0, -b, दैट इज क्लियर।
और यहीं पर मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूं कि इलिप्स, किसी भी इलिप्स के बाउंडेड ये पूरा एरिया, किसी भी इलिप्स के बाउंडेड ये पूरा एरिया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, आंसर क्रॉस चेक करने में काम आएगा, ये पाई ए बी होता है। ठीक है, किसी भी इलिप्स के बाउंडेड कंप्लीट एरिया पाई ए बी। अब सर ए और बी कहां से आएगा? यहां से आएगा ना, इक्वेशन से। इक्वेशन आपको दे रखी, वहां से आएगा। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इसके इलिप्स के ऊपर जब भी आएगा पहले से ही आपको आंसर पता होगा। तो यहां पर अगर मैं ए और बी को सेम कर दूं तो ये बन जाएगा सर्कल। अगर आपने यहां पर ए और बी को सेम कर दिया, आप मान लो आपने बी की जगह पर भी ए कर दिया, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स 1। ए स्क्वायर का एलसीएम आ गया, 1 की तरफ गया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो यस। अच्छा, तो सर उस केस में, अब इस केस में एरिया क्या हो गया? इस केस में एरिया यहां पर भी बी की जगह पर ए कर दो, तो पाई ए इंटू ए मतलब पाई ए स्क्वायर। सर ये तो सर्कल का जो एरिया है वही फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल, ये सर्कल का एरिया वाला ही फॉर्मूला आ गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां पर आर क्या है? ए है। ठीक है, तो ये है किसी भी इलिप्स के बाउंडेड एरिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो फिर ये क्या है? यहां पर जो इलिप्स बनेगा वो आपका वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा। लेकिन पॉइंट्स अभी भी सेम ही रहेंगे। ये वाला पॉइंट अभी भी a,0, ये वाला पॉइंट -a,0, ये वाला पॉइंट 0, b एंड दिस इज 0, -b। पॉइंट सेम रहेंगे। ये सेंटर है, ये सेंटर है। राइट 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 राइट। यस यस, आई एम रिसीविंग योर चैट्स। जैनिल, राइट। चलिए, एलिप्स की कहानी हो गई। अब इसके बाद हम आ जाए 5वें नंबर पे। हमारे पास आ गया y बराबर मॉड x, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है? जहां पर ये क्वांटिटी 0 होती है वहां से ग्राफ शुरू होता है। सर ये तो वही पैराबोला टाइप की कुछ कहानी लग रही है। बिल्कुल, जहां से मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही है, सुनना ध्यान से मेरी बात को, जहां से मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही है वहां से तो ग्राफ शुरू होता है और वी शेप में ग्राफ बन जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने जो बताया उसके हिसाब से ग्राफ जो है x बराबर 0, x बराबर 0 तो y भी 0 आ जाएगा, तो 0,0 से स्टार्ट होगा, x बराबर 0 से स्टार्ट होगा और वी शेप में ग्राफ बन जाएगा। क्या इसका मतलब सर ऐसा ग्राफ बनेगा क्या? कुछ ऐसा बनेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। यस यस, विजिबल, ऑल चैट्स आर क्लियरली विजिबल। हिमांशु, हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोला में एरिया जो है वो अनबाउंडेड हो जाता है। आपके कोर्स में सिर्फ बाउंडेड एरिया है, क्योंकि हाइपरबोला जो है ओपन रहता है दोनों तरफ से। ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये मॉड एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरा मन किया आपसे एक सवाल करना है कि बेटा x+1 के मॉड का ग्राफ बता दो, ये मेरी इच्छा हुई, मेरा मन किया तो मैंने ये पूछा आपसे। मैंने आपसे पूछा कि x-3 के मॉड का ग्राफ बता दो, तो कुछ नहीं है, ये जो ग्राफ है ये उधर उधर भागेगा, राइट लेफ्ट होगा। तो जब आप x में प्लस कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, जब आप x में प्लस कर रहे हैं, जब आपने x में कुछ प्लस किया तो ग्राफ को उतने ही यूनिट, जितना आपने प्लस किया उतने ही यूनिट लेफ्ट में खिसका दो। मतलब सर आप कह रहे हैं कि अगर मैंने x में +1 किया तो 1 यूनिट लेफ्ट में खिसका दूं। बिल्कुल, यही सही सुना आपने। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? अब ये ग्राफ 1 यूनिट इधर खिसक गया, यहां से स्टार्ट हो रहा था इधर खिसक गया तो यहां आ गया, ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। शेप सेम रहेगी, ग्राफ की जो शेप है वो सेम रहेगी। मतलब सर 1 यूनिट इधर का मतलब है -1,0 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर x में कुछ माइनस कर रहे हैं तो राइट में,
तो एक्स में कुछ माइनस किया तो राइट में, एक्स में कुछ प्लस किया तो लेफ्ट में। तो -3 किया मतलब 3 यूनिट राइट में चला जाएगा। अच्छा, आया सर, समझ में आया, आया आया। मतलब 3 यूनिट चला गया सर यहां पर, तो 3 पे चला गया, पहले 0 पे था। तो ये जो ग्राफिक है सर ऐसा बनेगा क्या अब? बिल्कुल 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 एग्जैक्टली सेम, ये ऐसा ही बनेगा। अच्छा, कोई भी आप में से फिगर के सिमेट्री पे मत जाना, ये अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं हम। ये हम पूरा मेजरमेंट लेकर और ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, ऐसे नहीं बना रहे हैं। अप्रोक्सीमेट ग्राफ से भी काम चल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। राइट। अगर इलिप्स में माइनस आ गया तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, लेकिन हाइपरबोला में जो ग्राफ कर्व होता, एरिया होता है वो अनबाउंडेड हो जाता है। कार्तिक राव, राघव सर विल बी बैक मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर या उसके अगले लेक्चर में। ही इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, तो वो जल्दी आ जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफ 3,0 से स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं जाकर तो कट करेगा ये वाई एक्सिस को, कहीं ना कहीं जाके तो कट करेगा वाई एक्सिस को। कहां करेगा तो देखते हैं। अब आप यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, जब हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, जब हम मॉड का ग्राफ बनाते हैं, तो इन दोनों ब्रांचेस की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन होती है y बराबर, प्लस में खोल दो, इसको प्लस में ओपन कर दो, और इसकी इक्वेशन होती है y बराबर, इसको नेगेटिव में ओपन कर दो, और ये सब में सेम चलता है। इस ब्रांच की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर, इसको प्लस में ओपन कर दो x+1, और इसमें हो जाएगा नेगेटिव में ओपन कर दो -(x+1). तो यहां पर भी ये वाली ब्रांच, इसको प्लस में ओपन करेंगे y = x-3, और यहां पर y = -(x-3). ये चीज भी ध्यान रखेंगे, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। राइट। ब्रांचेस की इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। उससे क्या फायदा होगा सर? उससे क्या फर्क पड़ेगा हमें? बिल्कुल फर्क पड़ेगा उससे। राइट। चलिए आगे। मॉड एक्स के बाद में कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है, तो कुछ छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से ग्राफ, y बराबर x², ये तो एक y बराबर x², ये तो पैराबोला हो गया। बिल्कुल ये पैराबोला है। इसका जो ग्राफ है ये ऐसा खुलेगा। अच्छा, फिर आप देखें y = x³, सर ये कैसे बनेगा? देख लीजिए, y बराबर x³, कैसा हो जाएगा? अच्छा, फिर आप देखें y बराबर सर √x, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ है ये ऐसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, मॉड के ग्राफ में एरिया बाउंडेड लिमिट पे डिपेंड करेगा। अभी एग्जांपल लेंगे तो उससे और समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपको सिर्फ उतने ही ग्राफ बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे ग्राफ हैं, लेकिन सबको अगर आप जानेंगे तो उसमें से, सब में से काफी सारे आप भूल भी जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा। तो लिमिटेड, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतने ही ग्राफ बता रहा हूँ। ये कुछ बेसिक बेसिक ग्राफ है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में बचता है आपका GIF, बॉक्स फंक्शन या GIF। तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्टेप्स की तरह चलता है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, x y 0। कैसा दिखेगा इसका ग्राफ? सर भी पहले नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4। तो इसका जो ग्राफ है कुछ कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ देखें, इस पे भरा वाला सर्कल और 1 पर खाली वाला सर्कल। ये भरा सर्कल खाली सर्कल, सर ये क्या है? जो सर्कल भरा हुआ है सॉलिड है, मतलब उस पॉइंट को आपने इंक्लूड किया है, और जो खाली वाला है मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया। मतलब सर
मैंने 0 को इंक्लूड किया और 1 को इंक्लूड नहीं किया, बिल्कुल सही सोचा बेटा आपने। और सर ये लाइन का मतलब ये वो वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू है, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी रखेंगे तो ये वैल्यू है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है वाई की, वो 0। अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ पहुंच जाएगा यहाँ पर। अगेन इस पे सॉलिड वाला सर्कल और इस पे खाली वाला सर्कल, मतलब 1 को इंक्लूड किया है, 2 को इंक्लूड नहीं किया है। इस पे वैल्यू क्या है, इस पे वैल्यू है 1। यहाँ पर 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा उस पर y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अच्छा तो सर ये ऐसे चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रिपीट होता रहेगा। वापस सॉलिड सर्कल, फिर खाली वाला सर्कल, फिर सॉलिड सर्कल, फिर खाली वाला सर्कल, फिर से सॉलिड सर्कल, और ये ऐसे चलता जाएगा अनंत तक चलेगा, अनंत तक। वैल्यू 2 आ रही है, इस पे 3 आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। 2 से 3 के बीच में कोई नंबर होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। 4 से 5 के बीच में तो ये है आपका GIF, डिसकंटीन्यूअस ग्राफ बोलते हैं इसको। और इस फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं, और GIF कहते हैं। 3 नाम है इसके, स्टेप फंक्शन, GIF फंक्शन या बॉक्स फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिक ग्राफ जो आपको पता होने चाहिए बिल्कुल। यहां पर तो लग ही नहीं रहा कि इस ग्राफ को देखकर आप ये नहीं लगा सकते कि सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो लाइंस बनी हुई है तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो डिपेंड करेगा वो लिमिट के ऊपर, आपको लिमिट क्या दे रखी है, राइट, लिमिट क्या दे रखी है। ठीक है सर, तो सर फिर क्वेश्चन पे अटैक करते हैं फटाफट से। एक्स क्यूब का ग्राफ बेटा ये रहा, ठीक है, बता दिया आपको एक्स क्यूब का ग्राफ। तो आइए अब लेके चलते हैं आपको फटाक से क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि y बराबर ए से बी किसी फंक्शन का जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या देता है आपको, ये x बराबर ए से x बराबर इसलिए बोल रहा हूं dx लिख रहा है, तो x बराबर ए से x बराबर बी में उस फंक्शन और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया देता है। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमको हमारे पास एक कर्व होगा, क्वेश्चन में आप ढूंढें तो आपको एक कर्व मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आप ढूंढेंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा। उसके बाद लिमिट्स मिलेंगी, तो x बराबर 0 से x बराबर 1 है, और x एक्सिस एक एक्सिस दे रखी तो ये रही वो x एक्सिस, ठीक है। तो आपको ये एरिया निकालना, सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करें। अच्छा, एक लमसम ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, तो ये y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ होता है सर, अभी अभी आपने बताया था। अच्छा, ये यहां पर 0 पे, ठीक है सर, ये आपकी लाइन x बराबर 0 ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, और यहां पर कहीं पर x बराबर 1 रहा होगा, तो आप मार्क करें सबसे पहले कि एरिया कौन सा निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं दोबारा, y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 0, x बराबर 1 और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब मुझे ये वाला एरिया फाउंड करना है। बाउंडेड बोला है, बाउंडेड, ऊपर वाला एरिया अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड, ये वाला एरिया बाउंडेड। क्या करेंगे इसमें, फटाफट से बताओ भाई, क्या करेंगे जल्दी से। इंटीग्रेट करना है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। राइट बाबू, ग्राफ पे प्रॉब्लम है,
बोला बेटा आपने का इनवर्स, एक्चुअल में x की पावर 1/3 का ग्राफ बना दिया। ये सही कहा बालक ने। एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो क्या करेक्शन कर लेना भाई इसमें। अमन क्लियर है अब? एक्स क्यूब का ग्राफ चेंज कर दिया ना। तो ये आपका एरिया आपको निकालना था। अब एरिया हमने बना दिया है डायरेक्टली। x बराबर 0 से x बराबर 1 dx आएगा, dx आएगा तो यहाँ y आएगा, y dx, y की वैल्यू ये रही, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx 0 से 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 0 to 1, अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3, लोअर लिमिट में 0, तो हमारे पास एरिया आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास एरिया है 1/3 स्क्वायर यूनिट, राइट? ऑल राइट, तो सिंपल सा। लेकिन ये सर इसकी जरूरत क्या थी, हम तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते। ये क्यों ड्रॉ किया हमने, इतना लोड क्यों लेना? बिल्कुल बेटा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर था, इजी था कि हमारे पास कर्व है, एक्स एक्सिस है, लिमिट दे रखी है डायरेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि पूछा क्या है, कौन से एरिया के बारे में वो बात कर रहा है, तो उसके लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। डायग्राम के लिए आपको कर्व पता होना चाहिए, इसलिए वो बेसिक कर्व जो आपको पता है वो सारे के सारे आपको पता होंगे, राइट? आइए अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीड आउट करेंगे क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ऑल राइट, ठीक है। फाइंड एरिया बिटवीन वाई एंड द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कर्व्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के बारे में बात करें शुरू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, सर्कल क्लियर है, बता दिया है पहले ही। लेकिन सर एक गड़बड़ है ना यहाँ पर, आपने बता दिया सर, हमें अच्छे से पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। ये आपका सेंटर हो गया 0,0, ये डिस्टेंस सर आपने ए बोली थी और उसके हिसाब से आपने 4 पॉइंट बताए थे। a,0, ये -a,0, ये 0,a। सर एरिया तो हमें पता है, सभी को पता है इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह यहां पर ए है तो पाई ए स्क्वायर, ये इसका एरिया है। लेकिन सर जो चीज हमें ऑलरेडी पता है उसको ये निकालने को कह रहा है इंटीग्रेशन का यूज करके। पगला गया है क्या ये? बिल्कुल पगला गया है। यहां पर आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है, बट ऑलरेडी नोइंग द आंसर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन। अब सर वो कैसे करूं? तो यहां पर कोई लिमिट है, यहां तो ना तो कोई लिमिट है, बस कर्व है मेरे पास। तो देखिए लिमिट कई बार आपको खुद खुद को भी निकालनी होगी, तो इसमें आपको लिमिट खुद ही निकालनी है, तो सारा काम हम खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए हम यहां पर, अगर ये पॉइंट a,0 है तो ये लाइन, अगर ये पॉइंट a,0 तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स a हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस। अगर ये y एक्सिस तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स 0। तो अगर मैं x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स a तक बाउंडेड एरिया निकालता हूं तो कौन सा एरिया मुझे मिलेगा? चलो ये भी मार्क कर लेते ना। अगर आप देखें x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स a तक कर्व के बाउंडेड एरिया, तो सिर्फ 0 से a जा रहा हूं मैं, सिर्फ 0 से a जा रहा हूं अच्छा, तो अगर मैं x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स a और कर्व के बाउंडेड एरिया निकालता हूं तो मुझे सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ अगर ये वाला एरिया भी निकालूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो ये 1/4 पार्ट है, तो इसको मैं 4th टाइम कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई क्लियर है? इसका मतलब मैं इसको इस वाला एरिया निकाल लूं, ये वाला एरिया निकाल लूं, तो 4 टाइम्स एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व
बिटवीन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, लाइन्स x इक्वल्स 0, x इक्वल्स a एंड x एक्सिस। अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखूं? तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a और y dx। सर y तो है ही नहीं, यहाँ तो x और y दोनों है, तो y निकाल लो बेटा, यहाँ से y निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को ले जाओ उधर और रूट ले लो दोनों तरफ। 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ले लिया तो ये y आ गया dx। अरे ये बात समझ में आई नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मैंने यहां से y निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, इसमें से y निकाल लिया, एक्स स्क्वायर को उधर ले गया और रूट ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें किसी को? बोलो भाई, हाँ है ना? अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन सर कैसे करूं? क्या इसका कोई फॉर्मूला था क्या इस इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला था? कितने बच्चों को याद है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? बोलो भाई फटाफट से रिप्लाई। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला याद है या नहीं? निशांत, अंकिता, महक, बाकी लोग दिख नहीं रहे मुझे। एक बड़ा सा बिल्कुल अजीब सा फॉर्मूला हुआ करता था इसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसका इंटीग्रेशन का। कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है भाई? चलो याद है, कुछ बच्चों को याद है। भूले नहीं है, आमिर खान नहीं बने हैं। क्योंकि मुझसे जो ज्यादातर बच्चे टकराते हैं वो आमिर खान के बहुत बड़े फैन होते हैं, और आमिर खान की गजनी मूवी उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा सर याद नहीं रहता कुछ भी। वैसा आप लोगों का हाल तो नहीं है? लग नहीं रहा वैसे मुझे। आ गया, गलत जवाब आ गया। एक है आमिर खान का फैन है, आकाश शर्मा, ये भाई फैन है आमिर खान का। गलत आंसर दिया भाई, बिल्कुल। प्रणव ने थोड़ा सा आंसर गलत दिया बेटा। प्रणव, 1/x नहीं आएगा, आगे x/2 आता है। ऑल राइट, तो इसका जो फॉर्मूला है मैं यहां लिखूं। चलो आगे चलते हैं। तो हम यहां पहुंचे थे 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2, फिर ये सेम टर्म प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो आपने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद में हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर लिमिट रखें। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट a रखूंगा पूरे में, ठीक है? देखने में बड़ा लग रहा है कि बहुत इजी हो जाएगा। पूरे में आपको a रखना है। तो देखिए यहां पर जब आप x की जगह पर a रखेंगे तो a/2, लेकिन जब आपने यहां a रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो पूरा गुड़ गोबर हो गया, ये तो 0 हो गया। तो यहां आ गए आप। अब यहां पर जब आप a रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 2, भाई ये तो 0 हो गया भाई, a रखते ही तो पूरा 0 हो गया। यहां पहुंचे हम a स्क्वायर बाई 2, यहां जब मैं a रखूंगा तो a/a 1 होगा, तो साइन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/2, ठीक है? अच्छा, ये आपने अपर लिमिट रखी है अभी, क्या आपने अभी अपर लिमिट रखी है माइनस। अब मैं रखने जा रहा हूं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट है 0। जब आप 0 पुट करेंगे इसमें तो x/2 की वजह से पूरा 0, और यहां जब मैं 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0, वो भी 0, तो ये तो पूरा 0 कर दिया, पूरा का पूरा 0 हो गया। तो कुल मिला के यही कहानी है। 4 टाइम्स a स्क्वायर बाई 2, ये है π/2, ये 2 से 2 उड़ा, ये गया πa स्क्वायर। तो जो हमें आंसर याद था हम वो ले भी आए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। इंटीग्रेशन यूज करके हम वो फॉर्मूला ले आए, πa स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर, ऐसा करना था मतलब। ये आपके क्वेश्चन का आधा पार्ट हुआ है अभी। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं ना, वापस। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। ये हमने निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया सर। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल, इसका एरिया आ गया, वो मुझे पहले से याद था, πa स्क्वायर, πr स्क्वायर से πa स्क्वायर होता है। अब दूसरा पार्ट देखें क्वेश्चन का, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। सेम तरीका आपको लगाना है, सेम मेथड आपको लगाना है, लेकिन इस बार कर्व चेंज कर दिया उसने, कर्व चेंज किया। तो सर ये कैसे हुआ?
सेम ही तो कर्व है, y बराबर दिस, अभी जो लिखा था वही कर्व यहां पर है। डिफरेंस क्या है दोनों में? द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द डिफरेंस? वो डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। तो अब हमारा जो सामना हो रहा है वो दूसरे कर्व से हो रहा है। अब कर्व क्या है हमारे पास? अब है हमारे पास y इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। सर फर्क क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये कि बेटा अब y यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो पिछला कर्व मैंने बनाया, जो मैंने अभी आपके सामने बड़ा ही सुंदर सा एक सर्कल बनाया था, जो सुंदर सुंदर सर्कल था, क्योंकि y अब नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये आपके डिलीट हो जाएगा। तो कर्व बिल्कुल सेम है, लेकिन अब y नेगेटिव नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? क्योंकि y की वैल्यू जो है रूट की फॉर्म में, रूट हमेशा आपको पॉजिटिव देगा, तो यहां पर इनडायरेक्टली उसने बोला कि y कैन नॉट बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव, तो वो जो लोअर वाला पार्ट है इस ग्राफ का वो हट जाएगा। ये एक्चुअल में ग्राफ है आपका, बाकी सब कुछ सेम है। ये वाला पॉइंट अभी भी a,0, ये वाला पॉइंट अभी भी माइनस a,0। तो यहां पर जो आपसे एरिया पूछा जा रहा है वो ये वाला एरिया पूछा जा रहा है आपसे, ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। तो वापस से जब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे, एरिया नंबर 2 जब हम निकालने जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? जो पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले ग्राफ में आपने किया 0 से a y dx, वहां पर आपने 4 टाइम्स किया था, यहां पर सिर्फ 2 टाइम्स। 2 टाइम्स 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। इसका मतलब जो पहले आपने एरिया निकाला उसका हाफ हो जाएगा। तो पहले हमने एरिया निकाला था पाई ए स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा तो आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, ये पाई ए स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो द डिफरेंस इज, पहले वाला कर्व कंप्लीट सर्कल था, ये वाला सेमी सर्कल है, तो एरिया हो जाएगा हाफ। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखें, यहां पर एक आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ेगा वापस से, जब आप एग्जाम में करेंगे, अगर सब्जेक्टिव होता तो इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहले क्लियर हो गया? देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप एरिया निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मैंने आपको ये भी बताया कि आप एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं। अगर आपका कर्व जो है वाई एक्सिस के अबाउट इस तरीके से है, ये आपका कर्व है, तो यहां पर आपको y की लिमिट लेनी होगी। जब सपोज y इक्वल्स सी से y इक्वल्स डी, और ये आपका जो कर्व है ये y बराबर एफ एक्स है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए x बराबर जी वाई समथिंग। यहां से x निकालना पड़ेगा आपको, बोलो भाई, यहां से x निकालना पड़ेगा आपको, है ना? तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया पूछा है आपसे, ये वाला एरिया पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको ऐसे निकालेंगे, y बराबर सी से y बराबर डी, कर्व में x की वैल्यू निकालेंगे x dy, तो y बराबर सी से y बराबर डी x dy, और x की जो वैल्यू होगी y की फॉर्म में होगी, तो जी वाई डी वाई, ये सी से डी, ये आपका एरिया आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके ऊपर, चीज तो आपको समझा दी, एग्जाम्पल देखें आप फटाफट से, आ जाइए। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर रूट एक्स एंड द y एक्सिस y इक्वल 0 y इक्वल 1। जब आपके पास y की लिमिट्स है, देखिए मैंने आपको वैसे भी ये कर्व बताया था, y बराबर रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये ग्राफ है इसका। तो यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या है उसने, ये कर्व y बराबर 0 और y बराबर 1, तो दिस इज y बराबर 0, एक्स एक्सिस होती है y बराबर 0 और y बराबर 1 यहां कहीं होगी, और y एक्सिस के बाउंडेड एरिया, मतलब ये वाला एरिया पूछा जा रहा है आपसे, समझ रहे हैं आप इस बात को? ये वाला एरिया अब देख रहे हैं, मैं हर क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करके आपको रिक्वायर्ड एरिया भी दिखा रहा हूं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है?
तो यहां पर आपसे बोला कि भाई y बराबर रूट एक्स, अच्छा ठीक है, y एक्सिस y बराबर 0 y बराबर 1, तो y बराबर रूट एक्स, y एक्सिस y बराबर 0 y बराबर 1 के बीच में फंसा हुआ एरिया, ये वाला एरिया फंसा हुआ है, ये आपसे पूछा है। करने का तरीका, लोअर लिमिट अपर लिमिट x dy, ये आपका फॉर्मूला है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कहां से मिलेगी, x की वैल्यू कहां से मिलेगी भाई, यहां से मिलेगी जो आपको कर दे रखा है, y बराबर रूट एक्स, यहां से x निकालिए, कैसे निकालूंगा, कैसे कैसे कैसे, हाँ भाई y बराबर रूट एक्स से x कैसे निकालूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये x की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, y स्क्वायर डी वाई 0 से 1, y स्क्वायर का dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब बाय 3, y क्यूब बाय 3 0 to 1, 1/3 माइनस 0 आंसर आ गया 1/। यहां पर उसने जानबूझकर ऐसा बोला, यहां पर आपके पास ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास, एक तरफ कुआ एक तरफ खाइए, ऑप्शन नहीं था आपके पास, तो उसने बोला वैसा ही करना था आपको, उसने जानबूझ के बोला कि इस कर्व से y एक्सिस के बाउंड्री एरिया बिटवीन टू लिमिट्स ऑफ y, बिल्कुल कीजिए साहब, हाजिर है आंसर, ठीक है। तो यहां से अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि अगर मेरे को कर्व दे रखा है y बराबर एफ एक्स, तो यहां पर दो खेल खेले जा रहे हैं, कौन कौन से खेल, x बराबर a x बराबर b, y की लिमिट दे रखी है, तो a से b y dx करूंगा, अब ये जो y की वैल्यू आएगी x की फॉर्म में रहेगी, ये तो एज इट इज आ जाएगी, यही वैल्यू मैं यहां यूज कर लूंगा डायरेक्ट, लेकिन 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 अगर मुझे y की लिमिट्स दे रखी है, तो y की लिमिट्स आएगी तो dy आएगा, और dy आएगा तो x आएगा, तो x तो है ही नहीं, तो x निकालना पड़ेगा भाई, x निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a से b dy, ये दो तरीके के खेल खेले जा रहे हैं यहां पर, क्लियर हो गया, अरे हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है नहीं, तहजीब, निशांत, नवनीत, गौरव, विकास, जतिन, और भी जो भी लोग देख पा रहे हैं, यहां तक कहानी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर क्लियर क्लियर, यहां तक एकदम कड़क, ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट है सम सॉल्विंग सम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखिए ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके यहां पे दे रखा है 0 to 5 बॉक्स एक्स, ये आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में किया होगा, कैसे किया होगा पहले वो दिखाता हूं आपको, वहां कैसे किया था हमने, जब भी डेफिनेट आपके पास बॉक्स फंक्शन आता है इंटीग्रेशन, हम क्या करते हैं, क्या ट्रिक होती है हमारी, जब भी हमारे पास बॉक्स फंक्शन होता है तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या तरीका लगाते हैं, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द मेथड, मैं बताता हूं आपको, जब भी हमारे पास बॉक्स फंक्शन होता है, सुनना ध्यान से, क्योंकि बॉक्स के अंदर जरूरी नहीं है एक्स मिले आपको, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी मिल सकता है, हम क्या करते हैं अंदर वाली क्वांटिटी को लेते हैं और इसको इंटीजर के बराबर रख दो, 0 1 2 3 4, राइट, यहां से जो x की वैल्यूज आपको मिलेगी उन वैल्यूज पे इस लिमिट को ब्रेक करना है, यहां से जो आपको वैल्यूज मिलेगी उन वैल्यूज पे लिमिट को ब्रेक करना है, तो मुझे लिमिट को कहां पे ब्रेक करना है, मैं सबसे पहले मैं कहां से कहां तक जा सकता हूं, मैं सिर्फ 0 से 5 तक जा सकता हूं, 0 से 5 तक जा सकता हूं, तो 0 से 5 के बीच में लिमिट कहां ब्रेक करूं, 1 पे कर दूंगा, 2 पे कर दूंगा, 3 पे, 4 पे, उसके बाद तो 5 आएगा अगला, वहीं पे कहानी खत्म, इसका मतलब ये लिमिट ब्रेक होगी, 0 से 1 जाऊंगा, फिर 1 से 2 जाऊंगा, फिर 2 से 3 जाऊंगा, फिर 3 से 4 जाऊंगा, और लास्ट में 4 से 5 जाऊंगा, सर इतना ही कर सकता हूं बस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया,
यहां पर मैंने आपको ये बताया कि जब भी बॉक्स फंक्शन आपको इंटीग्रेशन स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिखे, बॉक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है उस क्वांटिटी को इंटीग्रल के बराबर रख दो। चाहे एक्स लिखा है तो एक्स को, एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर को। सपोज यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा होता तो क्या करता, तो एक्स स्क्वायर को 0 1 2 3 के बराबर रखता, वहां से एक्स निकालता। तो एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स की जो वैल्यू आई है उन लिमिट्स के बीच वाली वैल्यू को ले लो, बस जो इनके बीच में आ रही है वहां लिमिट को ब्रेक कर दो। तो 0 से 5 के बीच में मेरे पास ये 4 वैल्यू आ रही थी, मैंने ब्रेक कर दिया। अब आप देखें, सुनना ध्यान से, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होता है उसके बॉक्स अगर मैं लेता हूं तो क्या वैल्यू आती थी। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर, 0 से 1 के बीच में, हमने ग्राफ देखा है, ग्राफ देखा है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू 0 आ रही है। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर आ रहा है, वैल्यू 1 आ रही है। 2 से 3 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, वैल्यू 2 आ रही है। तो लोअर लिमिट ही हमेशा वैल्यू है, लोअर लिमिट ही हमेशा वैल्यू है। तो 0 से 1 तो 0, लोअर लिमिट को पकड़ लो 0 dx, 1 से 2 तो 1 dx, 2 से 3 तो 2 dx, 3 से 4 तो 4 dx, और 4 से 5 तो 4 डी, सॉरी यहां गलती हो गई, लोअर लिमिट पकड़नी है 3 dx और ये 4 dx। तभी मैं कांस्टेंट बाहर, ये तो 0 हो गया, यहां कांस्टेंट बाहर, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 से 2, यहां पर 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x 2 से 3, यहां पर 3 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x 3 से 4, यहां पर 4 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x 4 से 5। अब जब आप इनमें लिमिट्स रखेंगे तभी में आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 आएगा 2 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर 1 आएगा 3 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर 1 आएगा 4 से मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ गया, 10 आ गया आंसर। ये पहले वाला तरीका, ये पहले वाला तरीका जो पहले करते थे, और यही ओनली, दिस इज द ओनली मेथड टू सॉल्व एनी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट को ब्रेक करना ही पड़ता है आपको, लेकिन अब जब हमें इसका ग्राफ पता है तो वो भी एक तरीका हम कर सकते हैं, वापस से ड्रॉइंग द सेम ग्राफ। अगर ग्राफ पता है तो वहां से भी जा सकते हैं। तो देखें आप, मेरा जो ग्राफ था ऐसा कुछ दिख रहा था, वो नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4, क्योंकि 5 तक जा रहा हूं तो 5 तक, 1 2 3 4, ठीक है। यहां देखें आप, आपका जो ग्राफ है ऐसा दिखेगा, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, और 4 से 5 में आंसर 4। तो सर ग्राफ से कैसे, मतलब ग्राफ से कैसे निकालेंगे? तो यहां पर 0 से 5 पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाउंडेड एरिया। तो 0 से 5 में बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया, सुनना ध्यान से, कौन सा एरिया सर? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया, लास्ट में ये रेक्टेंगल का एरिया। तो ये कंप्लीट एरिया, यहां पर मतलब आपके पास बन रहे हैं, देयर आर 4 रेक्टेंगल्स। इन रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है बस। देखें यहां पर लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है 1, दोनों का डिफरेंस, और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इसका आ गया, प्लस यहां देखिए 1, और ये की विड्थ कितनी है, वो है 2, ये डिस्टेंस, तो 1 इंटू 2। फिर आगे देखें यहां पर लेंथ, सॉरी विड्थ जो है इसकी 1 है, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 3, तो 1 इंटू 3। यहां देखें इसकी विड्थ कितनी है 1, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 4, तो 1 इंटू 4। अगेन आंसर जो है आपका 10 आएगा। दोनों तरीके हैं, आप ग्राफ बनाकर कर लें या इंटीग्रेशन से कर लें, ग्राफ बना कर लें, इंटीग्रेशन से कर लें। तो इतना याद रखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, यहां से नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे, राइट। इतना याद रखेंगे, यहां से हम बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो दैट्स ऑल। यस मुझे पता है मेरा टाइम समाप्त हो गया है।
एनी डाउट, कोई डाउट? चलिए कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, राइट? ऑलराइट, बाय बाय।